Yes, so hello everyone, good afternoon and welcome back to the session. Quickly keep on joining and first let me know voice, video, PPT, everything is fine. आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, so that we can quickly start this class जिसमें हम शुरू कर रहे हैं एक तरीके से as I said हल्ला बोल on the ReNet with the most successful and the most loved series जिसमें हम 1 से लेकर 1.5 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड करके भी दिखाया है हमने. सो आज फिर से just to restart, reboot, re-kick your preparation in case just you are not feeling the जोश high enough. तो आज ये क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपका रीनेट के लिए फिर से तैयारी करवाएंगे और हम 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं. राइट, सो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा आवाज़ वगैरह सब ठीक है. हु ऑल आर हेयर, प्लीज़ क्विकली कीप ऑन ज्वाइनिंग. हेलो मैम, ऑल गुड. आप दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं, चलिए बहुत बढ़िया. सो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर द थिंग्स गोइंग? एनीवे हम मिल तो रहे हैं, हम ऐप पे भी मिले, हम फ्री सेशंस में वी हैव बीन मीटिंग अनअकैडमी के ऐप पे और ऑल्सो प्लस क्लासेस जो कोर्स शुरू हो गया है 6 जुलाई से, तो उसमें भी हम रेगुलर मिल रहे हैं. राइट, और यहाँ पे यूट्यूब पे आपको पता है मेरी क्लासेस होती है ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे. हम 3 दिन मिलते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार 12 बजे. राइट, टुडे बीइंग ट्यूसडे वी आर मीटिंग एट 12. दिस इज द कॉमन अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल. आप मुझे भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. तोशिबा शुक्ला यूजीसी नेट पेपर 1. राइट, सो ये मेरा टेलीग्राम पे मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है. पर्सनल इन द सेंस वी हैव अ ग्रुप जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, क्विजेस, क्वेश्चंस, सेशन के लिंक, वो सब कुछ यहाँ पे होता है. Right? Yes. Also make sure you like the class, you comment in the class. After the class, of course, you share the session and subscribe to the channel. Please subscribe करिएगा चैनल को, बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारा सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. राइट, तो एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन केस यू स्टिल हैवंट जॉइन द प्लस प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और अभी तक आप कंफ्यूज हैं दिसंबर के लिए या रीनेट के लिए भी. प्रिसाइसली वैसे ही दिसंबर के लिए है. अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ करिए अपने JRF का सफ़र 50% ऑफ के साथ. इसमें आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ आधे में 50% ऑफ. सो जो 12.5 या 13,000 का मिलता है ओरिजिनल, वो आपको 6,000 का मिल रहा है, 6,500 का. 12 महीने जो आपको 20,000 का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो आपको आधे में 10,000 में मिल रहा है. सो आई गेस इट्स अ वेरी फेयर डील इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर डिसम्बर एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी काफ़ी समय है आपके पास. काफ़ी तो नहीं बोलूँगी लेकिन राइट अमाउंट ऑफ टाइम है. राइट, बिकॉज जुलाई है एंड दिसंबर आते आते पता भी नहीं चलेगा, रीनेट होगा, फिर से आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे. सो दिस इज़ अ परफेक्ट ऑफर फॉर यू इन केस यू वांट टू सब्सक्राइब. इसमें आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, my name followed by your destination JRF. राइट, तोशिबा JRF ये मेरा कोड है, इसको आप यूज कर लीजिएगा. नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई बफर हो रहा है. किसी को कुछ बफर दिख रहा है क्या? सब कुछ क्लियर है? यस, शुभ्रा, अंशी, डोना, सचिन, पूजा, सब कुछ क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था. अगर आपको लेना है कोर्स तो आप ले सकते हैं. इसके अलावा एक कोट के साथ हम फिर क्लास को जल्दी से शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. आपके लिए ये कोट है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हमेशा मोटिवेटेड रहें. ज़िंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो. जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं. इनफैक्ट अगर हम चांद की तुलना भी सूरज से करेंगे या सूरज की चांद से करेंगे, इन दोनों का अपना अपना समय है. और लाइफ में भी यही होता है. अगर आप किसी का सक्सेस देख के आपको बुरा लग रहा है कि वो बहुत शाइन कर रहे हैं, इनका तो सफलता मिल गई है, इन्होंने सब अचीव कर लिया है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका टाइम भी आएगा. राइट, बिकॉज दैट टाइम लाइन्स कुड बी डिफरेंट बट वॉट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम यू. अगर आपके लिए कुछ लिखा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो भले ही वो अपने समय पर होगा लेकिन होगा जरूर. तो अपने आप को कंपेयर करके किसी से क्या मत कीजिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा. राइट, यस और नो?
Yes or no? Do you all guys agree with this thing कि टाइम तो आएगा, भले ही देर लगेगी लेकिन आएगा जरूर. ये फर्स्ट सेशन है, नहीं बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. मैंने कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन पढ़ाया, मैंने प्रोटोकॉल्स पढ़ाए, मैं अभी तक थ्योरी लेके आ चुकी हूँ, पेपर 1 रिबूट भी किया. अब ये तीसरा चौथा सेशन है. इसके पहले जो पिछले महीने सेशंस लिए, पिछले हफ्ते, वो आप देख सकते हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. इट विल बी ऑल पेपर 1, रिसर्च, टीचिंग, हायर एजुकेशन, आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है, कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, कम्युनिकेशन के, और ये मिले जुले रहेंगे ताकि आपका दिमाग पूरे टाइम चलता रहे. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट्स विजिबल. एंड ये आपका सितंबर 2013 का क्वेश्चन है. आई हैव टेकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप. आपको रिसर्च के स्टेप्स की करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है. सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग. ये आपके कुछ 4 चीजें हैं जो आपको अच्छे से, आप रिसर्च में स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करते हो. एवरीवन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट योर स्कोर. 60 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए? 45 अबव ही होने चाहिए. 45 से किसी के भी कम नहीं होने चाहिए. मैं बोलूंगी 50 तक टच करो, पर 45 के अबव ही सबके नंबर होने चाहिए. वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन. ए इसका सही आंसर है, क्योंकि सबसे पहले हम टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उस टॉपिक के बारे में अपने लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन, एंड फाइनली डेटा कलेक्शन के बाद ही आपकी फाइंडिंग्स का इंटरप्रिटेशन होता है. राइट? सो ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी नाइस, सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन सी इज 2013. 10 साल के क्वेश्चंस में से हम सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि ओवरऑल पूरे पीवाईक्यू कवर करके जाएं पेपर से पहले. डीकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन व्हाट? डीकंस्ट्रक्शन विखंडन शोध की एक लोकप्रिय विधि है. सोशल साइंस, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस, या आपका लिटरेचर. डीकंस्ट्रक्शन हम किस में करते हैं? सोशल साइंस में, बेसिक साइंस में, या लिटरेचर में? वेरी नाइस, वेरी नाइस. डीकंस्ट्रक्शन, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है? हेलो रोहित जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए एंड प्लीज शेयर द क्लास. एक बार क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. ये एक सेशन अगर आपने अच्छे से आज अटेंड कर लिया, इसके सारे क्वेश्चन सही किए, तो ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा रीनेट के लिए एंड दिसंबर दोनों के लिए. यस, इसका आंसर है लिटरेचर. इसका आंसर है लिटरेचर. सो डीकंस्ट्रक्शन एज अ लिटरेरी थ्योरी, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो डीकंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं क्या? ये एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का उल्टा आइडिया है. ये रिजेक्ट करता है स्ट्रक्चरलेस आइडिया दैट एनी लिटरेरी वर्क हैज अ स्टेबल क्लोज मीनिंग एज अ सेंटर. मतलब अगर कोई लिटरेचर का वर्क है, वो किसी एक सेंट्रल थीम के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सो जो डीकंस्ट्रक्शन है वो इस आइडिया को ब्रेक करता है. राइट? एंड इट कुड बी सेड एज किसी भी एक वर्क के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, अलग अलग मतलब हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो किसी एक सेंट्रल थीम के अराउंड मूव करे. राइट? सो इट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर. Right? Yes, Jacques Derrida. Very nice. The people who are from English Literature Paper 2 must have heard about this a lot. It was given by Derrida. It was given by Derrida and it's a paper 1 question. ठीक है? It is not a paper 2 question. Clear? Yes, very nice. The answer for this question is literature. It's not social sciences. आगे बढ़ते हैं. Which of the following are the characteristics of a good sample in research? एक रिसर्च में जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो एक अच्छे सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, मैं मूव हो रही हूँ, 2020 का क्वेश्चन है. ऑल प्रीवाईक्यूज वी आर सॉल्विंग ताकि डिफरेंट वैरायटी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ये. इट कुड बी सॉल्व थ्रू एलिमिनेशन एज वेल. रेडली एक्सेसिबल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला, सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्चर, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, फ्रीडम फ्रॉम बायस, पूर्वाग्रह से मुक्ति. यस, एवरीवन.
देखिए पीडीएफ जनरली आई गिव, जिस क्लास का पॉसिबल होता है इस क्लास का भी मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, राइट। आपका एक और प्रोटोकॉल की क्लास का बचा हुआ है। सो अभी फ़िलहाल फोकस करिए पीडीएफ पे नहीं, ठीक है। हमेशा का यही है कि पीडीएफ पे आपका पूरा ध्यान रहता है कि बस मिल जाए और हम क्लास छोड़ के पीडीएफ कर लें। नहीं नहीं, प्लीज़ आंसर इट लाइव, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, अगर हम इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करें बेटा, तो आपको नहीं लग रहा सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्चर, ये एक सैंपल का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। किसी भी रिसर्चर का व्यक्तिगत विचारों की सेवा करना, सी को अगर हटाओगे तो आपके 3 ऑप्शंस अपने आप हट जाएंगे और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जो है बी, राइट। सी एलिमिनेट करोगे, आंसर बच जाएगा बी डी ई। जरूरी नहीं रेडिली एक्सेसिबल हो, बट हाँ पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, प्रेसिशन हो और बिल्कुल उसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तभी इट इज अ गुड सैंपल फॉर द रिसर्च टू बी कंडक्टेड। Next question. The scope of employing ICT support is relatively more in which of the following stages of research? Very important. ICT और रिसर्च का क्वेश्चन है कि ICT को आप कहाँ कौन से स्टेजेस में अप्लाई कर सकते हो। ये भी सितंबर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, द स्टेजेस गिवन आर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आईसीटी का उपयोग आप कौन से स्टेप्स के में करोगे? रिसर्च के। मैं सोच रहा हूँ री एग्जाम ना दूं। अरे ऐसे कैसे ना दो, पढ़ा हुआ है, एक दिन में क्या चला जाएगा। सितंबर में बिहार पीसीएस है, उसके कारण से री एग्जाम नहीं दोगे। अगर सेंटर पास आया है, बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना है, तो पेपर हर देना चाहिए, राइट। और एक दिन की बात है, भले ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ वापस से, बट वाई टू कॉम्प्रोमाइज पेपर के दिन, पेपर बिल्कुल दो। यस, इसमें भी हम एलिमिनेशन कर सकते हैं एंड आंसर इज 3, राइट। सी आप सब सही बोल रहे हैं, बिकॉज डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, राइट। सो हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में तो बिल्कुल भी नहीं, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन में भी हमको आईसीटी टूल्स या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, वी कैन यूज वेरियस क्वेश्चनर्स, राइट, वी कैन यूज वेरियस क्विजेस, है ना। तो कलेक्शन में भी यूज होता है, एनालिसिस में भी हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे डेटा एनालाइज होता है, राइट। चलिए, वेरी नाइस। Research ethics is a must in order to lend credibility to the research findings and their use in authentic situation. Application of ICT in research vouches for credibility of research result. मतलब आपसे रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सितंबर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिसर्च एथिक्स बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे शोध को क्या मिले, विश्वसनीयता प्रदान हो और प्रामाणिक स्थितियों में उनके उपयोग के लिए शोध नैतिकता आवश्यक है। आईसीटी का जब हम उपयोग करते हैं तो शोध परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल द पीपल हु आर ज्वाइनिंग, कीप ऑन ज्वाइनिंग बेटा। अभी हम 5वें क्वेश्चन पे हैं, बहुत लंबा सफर है, 60 क्वेश्चन करने हैं। ओके, वेरी नाइस, नॉट रियली वेरी नाइस। कई बच्चे कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा देखो इसमें कोई एक्सट्रीम चीज दी गई है क्या। ओके, द आंसर गिवन हेयर इज 3। आर फॉल्स दिया है, वाउचर्स सुनिश्चित करना। आईसीटी क्या अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो क्या सुनिश्चित करता है? आई नीड टू चेक दिस आंसर वैसे, बिकॉज आईसीटी का यूज़ क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल एंश्योर या बेसिकली हम क्रेडिबल बनाने के लिए, हम ज़्यादा रिसर्च को एथिकल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेजरिज्म है, राइट। सो प्लैग को हटाने के लिए अगर हम प्लैग डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो एक सुनिश्चित होता है इसका क्रेडिबिलिटी।
राइट लेकिन यहाँ पे शायद इसलिए ये गलत है क्योंकि वाउचेस मतलब इसमें बोल दिया कि एकदम सुनिश्चित करता है, पक्का कर देता कि एथिकल होगा, तो इसलिए इन्होंने इसको फॉल्स दिया है। एथिक्स इज मस्ट इन ऑर्डर टू लेंड क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्च एंड इन ऑथेंटिक सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, अगर हम रिसर्च एथिक्स फॉलो करेंगे तो हमारे रिसर्च को क्रेडिबिलिटी मिलती है। राइट जैसे आप पढ़ते हैं फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगैरिज्म, ये सारी चीजें हैं जो रिसर्च के एथिकल पार्ट से जुड़ी हैं, तो हमको ये सब अपनी रिसर्च रिपोर्ट में या रिसर्च फाइंडिंग्स में नहीं करना चाहिए बाकायदा ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर रहे। राइट यस सो बट इसमें आई एम डाउटफुल द आंसर गिवन हेयर इज राइट और रॉन्ग। मुझे अभी भी लग रहा है कि दिस इज लाइक अ डाउटफुल क्वेश्चन बिकॉज मे बी दे हैव कंसिडर्ड इट टू बी सुनिश्चित इसलिए गलत किया, बट मेरे हिसाब से इट शुड बी बोथ बिकॉज आईसीटी का यूज ही हम रिसर्च में इसलिए करते हैं ताकि रिसर्च की क्रेडिबिलिटी रहे, वी कैन इंश्योर द एथिकल पार्ट ऑफ द रिसर्च, सो आई विल कंसिडर बोथ ऑफ देम टू बी करेक्ट। राइट ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू, मे बी इसका आंसर हो सकता है यूजीसी ने 3 ही दिया है, मुझे गलत लग रहा है, एक बार आप भी चेक करना। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था। ठीक है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगी, फिर हम इस पे बात कर लेंगे अगली क्लास में। चलिए, द पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स अ डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ समथिंग विच इज द फोकस ऑफ स्टडी। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, जो पॉपुलेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो ऐसा एग्रीगेट है जो हमारी स्टडी का फोकस है ना, अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैंपल क्या होता है, अ सब एग्रीगेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड एग्रीगेट टू रिप्रेजेंट इट। आपसे पूछा एक पॉपुलेशन क्या है और एक सैंपल साइज क्या है। यस एवरीवन, हाँ एक बार चेक कर लेंगे, आंसर 3 दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है बी होना चाहिए। ठीक है 100% करेक्ट, इट्स सी। ओके आप लोग बोल रहे हैं तो इवन आई विल चेक वंस अगेन, आई विल गो बैक टू द डेटाबेस एंड चेक द आंसर फॉर दिस। मेनली इशू उसमें ही है कि उसने वो एक्सट्रीम कीवर्ड यूज कर दिया है कि सुनिश्चित करता है, पर कई बार आईसीटी के साथ साथ भी रिसर्च का एथिकल ब्रीच हो सकता है, तो एक यही डाउट है, उसको हम चेक कर लेंगे। यस सो बोथ आर करेक्ट है ना, बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, आप लोग सही आंसर दे रहे हो। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, समथिंग जो हम बोल रहे हैं कि हमारा रिसर्च है और ये हमारा एक पॉपुलेशन है जिसमें हम अपनी स्टडीज को लगाएंगे। सैंपल उसका एक सब साइज होता है जिसको हम सैंपल बोलते हैं, सब अग्रीगेट जो हम ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट इट। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आईसीटी। डिनायल ऑफ सर्विस attack is the large number of requests sent at the same time to the web server, thereby causing the server to crash. DOS अटैक क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल वेब सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि सर्वर क्रैश हो जाता है। स्टेटमेंट 2, वायरस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर कॉजिंग कंप्यूटर टू रन स्लो। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर एवरीवन। आपसे 2 प्रकार के मैलवेयर पूछा है, एक डॉस पूछा है डिनायल ऑफ सर्विस, एक आपसे पूछा है क्या, वायरस क्या होता है। ओके सो एक बात तो पक्की है कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हैं। डॉस अटैक क्या होता है, एक आपका ये सर्वर है, इसमें हमने मल्टीपल बॉट्स के थ्रू हमने इस सर्वर को काफी सारी सर्विस रिक्वेस्ट भेज दी हैं। राइट अब इससे क्या होता है, ये सर्वर विल से नो, ये सबको डिनाई करेगा। डिनाई क्यों, क्योंकि इनऑथेंटिक एक्सेस है। इसका डॉस अटैक का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जब आप अपने बैंकिंग नेटवर्क में आपने बैंक में लॉगिन किया, बैंक की वेबसाइट में, तो आपने यूजर आईडी डाला, यूजर आईडी, फिर आपने पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड गलत हो जाता है ना,
और आपने मल्टीपल टाइम पासवर्ड डाला फिर डाला, तो वो आपको 3 या 4 अटेम्प्ट में ब्लॉक कर देता है ना, कि कम बैक आफ्टर सम टाइम। तो ये जो ब्लॉक कर देता है ये इसलिए करता है ताकि डॉस अटैक ना हो। कई बार ऐसा होता है कि मैलिशियस यूजर्स, मतलब बॉट्स होते हैं, असल यूजर्स भी नहीं होते, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज के सर्वर की बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं, और इसी टाइम पे मौके का फायदा उठाकर अटैकर अटैक कर देता है सर्वर को। तो इसलिए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता, वॉर्म होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वायरस को एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, राइट, मतलब देयर कुड बी अ ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर मान लीजिए कुछ उस वायरस के कोड में लिखा है कि देयर इज दिस एक्शन, जब भी ये होगा तब वायरस रेप्लिकेट हो जाएगा, सो इट नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन। यस, एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the correct increasing order of prescribed limit for the following pollutants on 24 basis in residential area by CPCB? So आपको बताना है CPCB के द्वारा इंक्रीजिंग, मतलब सबसे कम प्रिस्क्राइब से सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब लिमिट कौन से पोल्यूटेंट की होती है 24 घंटे के बेसिस पे। SPM, RSPM, लेड, अमोनिया, ये आपके पास ये ऑप्शंस दिए हैं, अरेंज करिए इसको। सबसे कम से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट हो सकता है? ध्यान से ध्यान से। एवरीवन गिव मी द आंसर। मतलब सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। एंड इन्होंने आपकी प्रिस्क्राइब लिमिट्स दी हैं। जैसे हम AQI इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, आपको डिस्प्ले होता है अपने शहर का, तो उसके हिसाब से आपको बताना है मिनिमम से मैक्सिमम। सी लग रहा है आपको? ओके, चलिए, द आंसर इज 4, है ना। लेड आपने सब सही बताया, फिर अमोनिया है, फिर आपका A है, फिर आपका लास्ट में क्या है? हाँ, सबसे कम जो होना चाहिए दैट इज लेड, फिर आपका RSPM है, फिर आपका SPM है, लास्ट में अमोनिया है। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि आप इसको अगर आप वैसे भी सॉल्व करोगे, आपको क्या लगता है सबसे हानिकारक क्या है? लेड। ये जो लेड है ये एक न्यूरोटॉक्सिकेंट है, न्यूरोटॉक्सिकेंट, ये बहुत हार्मफुल होता है। तभी हमने पेट्रोल से लेड हटा दिया है, अनलेडेड पेट्रोल यूज करते हैं। लेड का लिमिट सबसे कम होना चाहिए आपके आसपास की हवा में। उसके बाद RSPM होता है PM 2.5। ये एकदम छोटे छोटे से कण होते हैं। 2.5 समझते हो? ये क्वेश्चन पिछली बार 2 बार से आ रहा है, राइट। सो RSPM इज ये, these are very minute particulate matter which is of having size of 2.5, right. Then we have SPM जो है it is general what? PM 10 आप ले सकते हो। particulate matter with size 10, diameter इसका 10 है, राइट। एंड फाइनली अमोनिया आपका ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर आपको सीपीसीबी के बारे में नहीं पता है कि उनकी क्या लिमिट है, तो भी आप इसको अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो कि जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा वो सबसे कम प्रिस्क्राइब्ड होगा, कि ये तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए, बहुत है। अगर इससे ज्यादा बढ़ा तो बॉडी को हार्म पहुंचेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? पहला लेड है, फिर अमोनिया है, बीच में फिर RSPM और SPM है। तबीयत ठीक है कोमल? आप लोग कितना एक दूसरे की चिंता करते हो, हाँ। मतलब पेपर के अलावा आपको बहुत वेरी नाइस, यू गाइज आर वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। पढ़ लीजिए अभी, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन. मेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. इट इज इंटेंशनल, इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, इट ऑफन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, इट कैन मॉडिफाई इटसेल्फ, इट डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड इटसेल्फ. इसे स्वयं को संदर्भ विहीन बना लिया है, जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर नहीं होता, अनायास घटित होता है, स्वयं को संशोधित कर सकता है. यस एवरीवन, व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन? यस, lead को they have taken out of paints, of petrol, because lead is a very harmful pollutant. ये बच्चों को भी प्रभावित करता है जब उनके ग्रोइंग स्टेजेस होते हैं. वेरी नाइस. So meta communication, one thing you know what is meta? Meta is data about data. So meta is communication में communication के बारे में communication है ना, communication about communication. So the answer for this question is 2. That is B, C, D. Intentional, it is not always intentional. D, spontaneously modify itself. Decontextualized ये नहीं होता है. Right? You all have given the correct answer. Meta communication मतलब इसका एग्जाम्पल, जैसे आप मेरी क्लास में आए हैं और मैं आपसे बोलूँ रसगुल्ला है, रसगुल्ला बहुत अभी बातें कर रहे हैं. मैंने बोला रसगुल्ला आज तो तुम बातें कम कर रहे हो. मे बी आज वो कम बोल रहे हो, मैं बोलूँ रसगुल्ला आज तो तुम बहुत कम बोल रहे हो. तो ये कम्युनिकेशन एक मेटा कम्युनिकेशन हुआ है ना. मेरे इस सेंटेंस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर क्लास में रसगुल्ला बहुत बातें करते हैं लेकिन आज कम बात कर रहे हैं. तो हमेशा जरूर नहीं इंटेंशनल हो, कई बार नॉन इंटेंशनल भी हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, मॉडिफाई कर सकता है. राइट, क्लियर? दिस इज मेटा कम्युनिकेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से आज तो तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं. हाँ क्या बात है, आज तो बड़ा तैयार होकर आए हो. मतलब आप बोलोगे मैम मतलब मैं बाकी दिन तैयार होकर नहीं आता क्या, या नहीं आती क्या, आज तैयार होकर आई हो का मतलब क्या है ना. ठीक है, आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज मेटा कम्युनिकेशन. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन स्वयं. अगेन अभी 18 जून को भी आया था ये कोऑर्डिनेटर्स वाला क्वेश्चन. राइट, मैंने आपसे बोला था स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स, क्वाड्रेंट्स, स्वयं प्रभा के चैनल्स पढ़ के जाना. इट इज ऑलवेज देयर आस्क्ड इन टीचिंग एप्टीट्यूड. सो क्या है? इग्नू, AICT, NCT, UGC, CEC. जल्दी जल्दी. National coordinators for the production of best quality content in Swayam. AICT है, इग्नू है, UGC है, CEC है. ये तो हमको पता ही पता है ना. एक कोऑर्डिनेटर बढ़ गया है, नया कोऑर्डिनेटर आया है, इसका आंसर बिल्कुल 2 है. AICT, इग्नू, UGC, CEC. लेकिन अभी एक नेशनल कोऑर्डिनेटर बढ़ गया है, 9 थे अब 10 हो गए. आपको मुझे बताना है कि विच इज द न्यू नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं. क्लियर? यस, चलिए, वेरी नाइस. 11वां क्वेश्चन. नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने तथा उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए. अरे बाप रे, बहुत कठिन हिंदी है, इंग्लिश पढ़ती हूँ. Nuclear power plant is a system designed to sustain the fission chain reaction and obtain useful energy. क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिजन चेन रिएक्शन होता है? इन लाइट वाटर रिएक्टर नॉर्मल वाटर को हम कूलेंट की तरह यूज करते हैं. न्यूक्लियर प्लांट के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं. Very nice, very nice. You all have given the correct answer in the chat section, but comment section में आप लोग मुझे बताइएगा जो बाद में ये सेशन देखेंगे, जो कि बहुत बच्चे देखेंगे. तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नया नेशनल कोऑर्डिनेटर स्वयं का कौन सा है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. न्यूक्लियर पावर प्लांट फिजन होता है कि फ्यूजन होता है? फिजन मतलब विखंडन, फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, है ना. ये तो सुना होगा आपने.
यस द आंसर। और लाइट वाटर, हैवी वाटर, लाइट वाटर मतलब नॉर्मल वाटर है, हैवी वाटर मतलब ड्यूट्रियम ऑक्साइड है। बिल्कुल इसका आंसर 1 है, जैसे आप सब बोल रहे हो। फिजन मतलब एक बड़ा न्यूक्लियाई है, इसको हम न्यूक्लियस को 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक कर देते हैं, साथ में इसके 3 न्यूट्रॉन्स प्लस ढेर सारी एनर्जी भी निकलती है, राइट। सो ये आपका क्या है, ये आपका मतलब बेसिकली कंट्रोल रिएक्शन होता है पावर प्लांट में। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है 235, 233, इसको बेरियम और क्रिप्टन में हम तोड़ देते हैं। लाइट वाटर का मतलब होता है नॉर्मल H2O, है ना। अगर हम हैवी वाटर की बात करेंगे, जो कि हम यूज करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, राइट, वो होता है आपका D2O। यह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, राइट। सो वी यूज द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, है ना। इसके बाद अभी हम लास्ट स्टेज में यूज करते हैं, है ना, हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी हमने यूज करना शुरू कर दिया है, जो अभी इस बार 18 जून के पेपर में आया था। क्या पूछा था कि भारत में कोई भी FBR नहीं है, जो कि गलत था, क्योंकि तमिलनाडु में मोदी जी ने अभी FBR को लॉन्च किया था। तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है वो 3 स्टेजेस में है, राइट। इन इंडिया यू मस्ट हैव हर्ड वी हैव अ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 स्टेज, है ना। हम 3 स्टेज में आए हैं क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम जो है वो थोरियम यूज करना है। थोरियम हमारे यहाँ 25% पाया जाता है इंडिया में। हमने शुरुआत की है यूरेनियम 235, 233, राइट। इसका हम एनरिचमेंट करते हैं और इसको यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको थोरियम यूज करना है। सो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लाइक दैट। पलकप्पन, हाँ। सो वी यूज, बीच में प्लूटोनियम भी यूज होता है, थोरियम भी होता है, लास्ट में वी हैव टू यूज द थोरियम डिपॉजिट्स। यह आपके केरला में बहुत ज्यादा पाया जाता है। केरला में आपने सुना है मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड में थोरियम डिपॉजिट्स पाया जाता है, ब्लैक सैंड में। क्लियर, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। No one has been able to prove that glaciers in the Arctic regions are melting because of global warming. Therefore, glaciers in the Arctic region must be melting on their own. ये कैसी फैलसी है? अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है कि आर्टिक में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से हैं, मतलब ये खुद से ही हो रहे होंगे। स्लोप, स्लिपरी स्लोप, एक्सीडेंट, हेस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू इग्नोरेंस, ये सबको पता है। जल्दी से बताओ मुझको, एवरीवन क्विकली। यस, वेरी नाइस। इसका सिंपल आंसर है अपील टू इग्नोरेंस, है ना। हाँ, क्योंकि हम अपील टू इग्नोरेंस तब लेते हैं जब किसी चीज को प्रूव नहीं किया है और हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं होता है। वही बात है ये सेम गॉड वाली, कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, या नो वन हैज प्रूव दैट गॉड इज देयर, सो गॉड इज नॉट देयर। तो दिस इज नॉट ट्रू, राइट। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट प्रूवन, या समथिंग विच इज टेकन टू बी ट्रू बिकॉज इट इज नॉट प्रूवन अदरवाइज, तो इसको हम अपील टू इग्नोरेंस बोलते हैं, ठीक है। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? हमने बोला ए है तो हमने बोला बी भी होगा, फिर हमने बोला सी भी होगा, डी भी होगा, स्लिपरी स्लोप। एक्सीडेंट में मतलब इट इज लाइक बाय, बोलना चाहिए गलती से, राइट, इट इज फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट। एंड जर्नलाइजेशन मतलब हम किसी चीज को एक सामान्यीकरण कर देते हैं कि ये बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इन्होंने इस बुक से पढ़ा है, तो मतलब इस बुक से पढ़ने वालों के ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गलत है, राइट। दिस इज जर्नलाइजेशन। यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू द स्टेटमेंट सम नॉन रियलिस्ट आर नॉट नॉन फिलोसोफर्स? कॉन्वर्स ऑवर्स पढ़ाया है पिछले हफ्ते, हाँ, सबको बहुत मजा आया था। अब ये आंसर सॉल्व करके मुझे बताओ, देखूं
आपकी मेहनत कितनी काम आई, आपको कितना समझ में आया. अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. बताइए आंसर. Yes. What will be the answer? कोई बफर नहीं हो रहा है, कोई बफर नहीं हो रहा है. इसमें आपको ऑब्वर्स दिख रहा है क्या? ओके. सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं. सी बोल रहे हो, ए बोल रहे हो. सबसे पहले अगर हम देखें, हमने 3 ऑपरेशन पढ़े थे, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापॉजिटिव, राइट. अगर हम देखें इसमें कि कॉन्वर्स तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एस का पी और पी का एस हो जाता था. दैट इज नॉट वेरी सिंपल हेयर. ऑब्वर्स में हमने देखे थे ए ई आई ओ सारे करेक्ट होते हैं, लेकिन ऑब्वर्स में क्या होता था, पहले वर्जन चेंज फिर प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट. तो अगर सम नॉन रियलिस्ट, अगर हम देखें अगर हम देखें सम फिलोसोफर्स आर नॉट रियलिस्ट, तो ये नॉट वाला है, इसका ऑब्वर्स क्या हो जाएगा, सम फिलोसोफर्स आर रियलिस्ट, है ना. और फिर इसका सेकेंड स्टेप में पीसी, सम फिलोसोफर्स आर नॉन रियलिस्ट. पर ये तो आपको दिया नहीं हुआ है, ये आपका है कॉन्ट्रापोजिशन. कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते थे बेटा, याद है आपको, एक चीज कॉन्वर्स की लेते थे, एक चीज ऑब्वर्स की लेते थे, राइट. तो कॉन्वर्स की हम स्वैप करते थे. सो सम फिलोसोफर्स आर रियलिस्ट की जगह हम लेंगे सम रियलिस्ट आर फिलोसोफर्स. आई विल राइट इट हियर, वेट, ताकि जिसको नहीं समझ में आया है या रिविजन भी हो जाएगा. सम फिलोसोफर्स आर नॉन रियलिस्ट का हम क्या लेंगे, सम रियलिस्ट आर नॉट फिलोसोफर्स, राइट. फिर हम इसका एससी और पीसी दोनों कर देते थे. तो सम नॉन रियलिस्ट आर नॉट नॉन फिलोसोफर्स, और ये आपका कॉन्ट्रापोजिटिव है, राइट. याद है कि नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था. और कॉन्ट्रापोजिटिव में हमने क्या पढ़ा था, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये दोनों बीच वाले वैलिड नहीं है. मतलब ए ई आई ओ, ओ वाला जो है वो आपका वैलिड है, राइट. और ये आपका वैलिड होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी दिस. क्लियर, क्लियर है ना. स्वैप प्लस पीसी प्लस एससी. सो याद रखना, कॉन्ट्रापोजिटिव में, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापोजिटिव में हम पहले करते हैं स्वैप. स्वैप मतलब सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट. फिर दूसरे में हम क्या कर देते हैं, कॉन्वर्स, पर हम दोनों का करते हैं, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट. दैट्स इट. यस, वेरी नाइस, सबको समझ में आ गया. All trucks are polluting vehicle is given as true. Which of the following statement should be immediately inferred to be false? अगर ये आपका ट्रू दिया है तो आप फॉल्स कौन सा बोलोगे इनमें से, एवरीवन. अगर ये ट्रू दिया है, which will be immediately called as false. I am telling it's like a mixed set, है ना. कभी LR, कभी हायर एजुकेशन, कभी इन्वायरमेंट, ICT. योर ब्रेन शुड बी नाउ हार्ड वायर्ड इन अ वे दैट इट शुड बी एबल टू स्विच इंस्टेंटली. ऐसा ना हो कि नहीं मैम अभी तो हम ये कर रहे थे, हमारे लिए सिर्फ यही लेकर आओ आप. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्विकली. ओके, सो इसका आंसर है 1. सिंपल है, ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, इसको ट्रू दिया है, राइट. सो अगर हम देखें, ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, आपका ऑल SRP है, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, AEOI, ये आपका ए टाइप का स्टेटमेंट है. अगर ये ट्रू है तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी फॉल्स होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा, ई टाइप का, राइट. बिकॉज बोथ कैन नॉट बी ट्रू, both cannot be true. So all trucks are polluting vehicles. और also हमने ये पढ़ा था सब ऑल्टरनेशन में, you go down with true. अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा.
आपसे पूछा है इमीडिएटली फॉल्स कौन सा होगा, राइट? सो इमीडिएटली फॉल्स आपके दो होंगे, एक तो ओ होगा, सम एस आर नॉट पी, है ना, सम एस आर, सम ट्रक्स आर नॉट पोल्यूटिंग व्हीकल, एंड आपका ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, नो ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल। तो सी और डी आ रहा है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? नहीं, मैं हिंदी पे फोकस ऐसे ऑप्शंस में नहीं कर सकती क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा रिलेटेबल होता है। अब कुछ ट्रक प्रदूषण फैलाने वाले हैं, है ना। अब आपका भी मुझे लगता है इतना तो आप इंग्लिश में पढ़ लेते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी का वो उद्देश्य वो नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट ओवर अ चैनल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिफ्लेक्ट्स व्हाट? अगर हम किसी चैनल पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ट्रांसमिशन बैरियर या चैनल की कैपेसिटी? यस, वी गो डाउन विद ट्रू एंड अप विद फॉल्स। मतलब ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। ये सब ऑल्टरेशन में होता है। तो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आज मैंने आपको पेड क्लास में भी पढ़ाया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चैनल कैपेसिटी। बाकी बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज कैपेसिटी। A media access control MAC address refers to a number which uniquely identifies a device and it is usually made up of how many bits? MAC address कितने बिट्स का बनता है? 16, 32, 48, 128। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, मुझे लग ही नहीं रहा हम टारगेट पूरा कर पाएंगे। हमको 1:30 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जोश दिखाइए, प्लीज़ शो सम मोर एनर्जी, गिव द आंसर्स मोर क्विकली, राइट? सो 16, 32, 48 MAC address. Yes, the answer for this question is C, 48 bits, है ना। 48 बिट का होता है। IP वर्जन 4 आपका 32 बिट्स का होता है। IP एड्रेस वो भी वर्जन 4। अगर हम IP वर्जन 6 की बात करेंगे तो वो 128 बिट्स का होता है। क्लियर? यस, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following opposed the implementation of the Western education system in India? भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को किसने अपोज किया था? विलियम एडम, लॉर्ड कैनिंग, मिसेस एनी बेसेंट या BL राइस? यस एवरीवन। 17th क्वेश्चन। एक बार क्लास को लाइक कर दो। 300 प्लस स्टूडेंट्स वाचिंग and only 180 people have liked the class. हाँ बिल्कुल, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंप्यूटर की आदत होनी चाहिए, तो आप फोकस हिंदी पे करें, है ना। आपका फोकस हिंदी पे होना चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल है मिसेस एनी बेसेंट, राइट। तिलक और एनी बेसेंट ने, आपने सुना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, राइट, और इनसे ही जुड़े हमने कुछ कॉलेजेस भी देखे थे जो तिलक ने स्थापित किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। यस। कम्युनिकेशन मीडिया आर नीदर न्यूट्रल नॉर वैल्यू फ्री कंटेनर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट प्लेस. No communication technology has its own unique set of physical, technical, symbolic and environmental characteristic. So आपसे बोला है संचार माध्यम ना तो तटस्थ है ना ही मूल्य मुक्त कंटेनर है जो कि सूचनाओं को विभिन्न स्थानों तक लेके जाता है. किसी भी संचार प्रौद्योगिकी के पास भौतिक, तकनीकी, प्रतीकात्मक और पर्यावरणीय विशेषता का अनूठा सेट होता है. Yes. Quickly, everyone. 18th question. Yes, Home League, Home Rule League, General Alcott, Theosophical Society, all these things. History students must be knowing this. Fine, very nice. So the answer for this question, I'm not waiting much. It's C, 3, क्योंकि दूसरा false है.
हर नो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो नो दिया है वो गलत है ना, हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ फिजिकल टेक्निकल सिंबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज फॉल्स. सो नीदर न्यूट्रल नॉर वैल्यू फ्री, बिल्कुल ये सही है. अब ब्लॉकचेन इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स which are linked using cryptography. Blockchain which are readable by the public are widely used by cryptocurrency. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ICT टेक का क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है ब्लॉकचेन क्या है. मैंने अपनी पेड क्लासेस में आपको ये सब पढ़ाया है. Haven't I taught you what is blockchain, cryptocurrency, information of internet of things, IoT, राइट. क्रिप्टो करेंसी कैसे ब्लॉकचेन को यूज करती है, ब्लॉकचेन का और भी यूज क्या है अलग अलग फील्ड्स में. यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, जल्दी बताइए. 19th का ए लग रहा है. बिल्कुल ए सही है क्योंकि दोनों ही सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन, असर्शन और रीजन तो पूछा नहीं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं. ब्लॉकचेन में क्या होता है, हम ऐसे रिकॉर्ड ऐड करते जाते हैं, राइट. वी कीप ऑन रिकॉर्ड. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पब्लिक लेजर. पब्लिक लेजर ये शब्द आपने सुना होगा, है ना. सो इसको हम लिंक करते हैं क्रिप्टोग्राफी यूज करके. ये पब्लिक के द्वारा रीड किया जाता है. एंड जैसे हम बिटकॉइंस का नाम सुना है आपने, क्रिप्टो करेंसी, हम बिटकॉइंस को जनरेट करते जाते हैं. इसका एक लेजर मेंटेन होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, उसमें हर कोई इंफॉर्मेशन को इसको ऐड कर सकता है. सो दैट इज वी कॉल्ड एज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. जैसे कंप्यूटर साइंस में हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, है ना, एक के पीछे एक. वैसे इसका यूज सिर्फ क्रिप्टो में नहीं है, हम इसको अलग अलग क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं. मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं डेटा इंफॉर्मेशन के लिए. एवरीवेयर वी कैन यूज दिस. क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज एज फिसाइल मटेरियल इन द न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट. यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप हम यूज करते हैं, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में? 234, 235, 238, 239. जल्दी से. अभी आधा घंटा कम से कम और होगी. अभी इतनी जल्दी चले जाओगे? बोल तो मैम मैराथन लेकर आओ, मैडम क्लास नहीं ले रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा मैम, यूट्यूब पे क्लास कब होगी? जब 3-4 दिन क्लास नहीं ली, 2-3 दिन, तो आप लोग में चहल पहल एकदम उथला पुथली हो गई. और जब क्लास अच्छे से लेकर आए हैं तो मैम क्लास कब तक होगी, मैम हमको तो जाना है. मतलब चैन नहीं है जीवन में, है ना. Yes, the answer for this question is 235. very common यूरेनियम आइसोटोप, राइट. ये यूरेनियम को इसको हम बोलते हैं फिसाइल. हमको इसको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट करते हैं हम. एनरिचमेंट प्रोसेस मतलब इस यूरेनियम के आइसोटोप में फिसाइल आइसोटोप ज़्यादा होने चाहिए जो आपका न्यूक्लियर फिजन अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर सके, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one among the following rotors is mostly used in wind turbines for electricity generator? कौन सा रोटर हम विंड टर्बाइन में यूज करते हैं? ये भी एक PYQ है जो कि पूछा जा चुका है 1-2 बार. मल्टीब्लेड, प्रोपेलर, सेवोनियस, डेरियस. Which of the rotor we use in wind turbine? मैं तो 60 करवा दूंगी, आप लोग के ऊपर है, आप बैठोगे. अभी से मुझे ऐसा लग रहा है टाइम टाइम फिश. हाँ, एंड यू गाइस से कि 12 आवर्स की मैराथन. वो बच्चे कौन है जो 12 घंटे बैठेंगे या 6 घंटे बैठेंगे? 2 घंटे बैठ जाओ आज मेरे साथ, 2 आवर्स या 1.5 आवर्स. यस, वेरी नाइस. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोपेलर मोटर. तो विंड टर्बाइन आपने देखा होगा, वी यूज दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ विंड मिल, है ना. ऐसे ये टर्बाइन होता है विंड मिल. यहाँ पे पीछे वी से देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज नेकल. यहाँ पे हम नेकल यूज करते हैं, कुछ लोग नेसल भी बोलते हैं. यहाँ पे आपका मोटर होता है, जनरेटर होता है, ये टरबाइन ऐसे मूव करता है इसके चक्के, राइट. तो आपके 2 प्रकार के विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स होते हैं. एक होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन
एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन, है ना। ये जो है इसका जो एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है। कुछ विंड टरबाइंस वर्टिकल वाले होते हैं, ये ऐसे होते हैं लाइक दिस, राइट। तो इसको हम बोलते हैं VAWT, वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन। सो जनरली हम प्रोपेलर रोटर यूज करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओल्डर टू न्यूयर। आपको इन प्रोटोकॉल्स को अरेंज करना है। सबसे पुराना कौन सा साइन हुआ था, सबसे नया कौन सा है? पेरिस, CBD, क्योटो, मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम। सो द फर्स्ट प्रोटोकॉल दैट वाज साइन इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी, है ना, जैसे 92, 97, 2007 probably. You should be knowing the years to arrange them. Yes, everyone, quickly. Correct chronological order. ओके, डी लग रहा है, देखते हैं, है ना, कैसे डी होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हम सबसे शुरू से शुरू करें, हमने ये देखा था सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, राइट। इंदिरा गांधी जी, याद है, स्टॉकहोम कन्वेंशन सबसे पहले हुई थी। उसके बाद 1989 में ये हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन, 1972, फाइन। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। फिर हम अगर CBD की बात करें, कन्वेंशन ये 1992 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2015। सो ये सबसे लेटेस्ट है, राइट, क्योटो। फिर आपका ये B एंड D एंड E, यस, याद है सबका ईयर। 72 में स्टॉकहोम में इंदिरा गांधी जी गई थी, है ना। स्टॉकहोम का जो रिजल्ट था, द रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम वाज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले आपका वियना कन्वेंशन भी आया था, वियना 1985 में, राइट। मॉन्ट्रियल ये क्योटो 97 में साइन हुआ था और क्योटो लागू हुआ था 2005 में। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD आपका अर्थ समिट का ही रिजल्ट था जो 1992 में आया था। पेरिस आपका क्योटो का एक खत्म होने के बाद हमने पेरिस स्टार्ट किया है, ठीक है, यस, वेरी नाइस। सो द आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। 23rd, total absence of fluoride in drinking water causes dental caries. With presence of fluoride in drinking water, all dental problems can be avoided. कि अगर फ्लोराइड बिल्कुल एब्सेंट होता है तो क्या दंत क्षय के कारण बनता है, दांत खराब हो जाता है अगर बिल्कुल फ्लोराइड नहीं हो। क्या अगर फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो सारे डेंटल प्रॉब्लम हम अवॉइड कर सकते हैं। Yes, everyone. Jaldi jaldi. You guys are giving me answers late. That's why we are moving a bit late. Increase your speed, guys. It's like a speed test. ये सोती हुई मैराथन नहीं है, ये स्पीड टेस्ट है। सो मत, जागो मोहन प्यारे। 1 is correct, 2 is incorrect, बिल्कुल सही बात है। एब्सेंस डेंटल मतलब थोड़ा बहुत फ्लोराइड होना चाहिए, राइट। वी से 1.5 ppm या मिली माइक्रोग्राम्स पर लीटर चलता है फ्लोराइड का। प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी है जड़ी बूटी है कि अगर फ्लोराइड है तो तुम्हें दांत की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं, ये तो एकदम ही अति वाला स्टेटमेंट है, वो गलत होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 की वैल्यू क्या होती है? अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है आपके रीनेट में, क्योंकि इस बार AQI नहीं पूछा था। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 200 की क्वालिटी क्या है?
आपको याद होगा ये 500 तक जाता है इफ यू रिमेम्बर. सो वेरी पुअर, मॉडरेट, पुअर, सैटिस्फैक्ट्री. Yes, okay. The answer should be of course towards the, it cannot be very poor or it cannot be satisfactory as well, because हम 0 से 50 शुरू करें, 51 से 100 लें, 101 से हम 200 लें, ऐसे करके हम जाते हैं. So the answer is moderate, right? Answer is moderate. दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से साल में स्थापित हुई थी? हम 25वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, है ना. आधा पड़ाव है, अगर हम 50 भी माने, स्टिल वी कैन डू बेटर एंड क्विकली, एंड हम जल्दी जल्दी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थापना का वर्ष बताओ. 16, 22, 47, 54. यस, 25. दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था, याद रख लो. दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था, भूलना मत. Who was the chairperson of the committee appointed in 1963 by the National Council of Women Education to look into the causes for lack of public support for women education and enlist public support? So महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था जिन्होंने अपने सजेशंस दिए थे कि पब्लिक सपोर्ट महिलाओं की शिक्षा को क्यों नहीं मिल रहा, और आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी है 1963. सो हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, मार्गरेट कजिन्स या भगत वत्सलम कमेटी, राइट? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज कमिटीज. यस, सेलिब्रेटेड इट्स 100 ईयर. BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, है ना. सो बनारस, SNDT, हैदराबाद, नागपुर, ये हमने सारी यूनिवर्सिटीज के ईयर्स करे हैं. ओके, वेरी नाइस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भगत वत्सलम कमेटी को ही 63 में बनाया गया था. दुर्गाबाई देशमुख भी वुमेन के लिए थी, बट उससे पहले आई थी. हमने पढ़ा था हंस के भक्ति करी. सो 62 भगत वत्सला, 63 आपसे पूछा है 63. तो हमने देखा था कि श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, राधा कृष्ण कमेटी मुदलियार. फिर हमने दुर्गा की हंस के भक्ति करी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, भगत वत्सला. हमने पूरे ईयर्स याद रखे थे. फिर भक्ति करने के बाद हम कठोर हो गए थे. कोठारी कमीशन 1964. द एंटायर क्रोनोलॉजी यू शुड बी रिमेम्बरिंग. यस, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पे. As a result of the recommendation of the Woods Dispatch, modern university education began in 1857, जिसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ BMC स्थापित हुई थी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1927, अभी मैंने बताया. और ये इस प्रकार के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन में आते हैं. यस, सब आंसर दे रहे हो कि आधे लोग सोच रहे हो कि कथा चल रही है, बैठ के सुनते रहते हैं, लास्ट में प्रसाद मिल जाएगा. आपके लिए प्रसाद क्या है? PDF, है ना. कि बस आए हैं तो लास्ट में चरणामृत लेंगे, प्रसाद लेंगे, PDF लेंगे और निकल लेंगे. आंसर देके क्या करना है हमको? कुछ लोग तो सेशन में भी नहीं आते, एक बार आ जाएंगे, बोलेंगे मैम PDF दे देना, राइट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स ये गलत है, क्योंकि 27 नहीं 16 है, पहला सही है. वुड डिस्पैच 1857 से आपका BMC की स्थापना हुई थी. चलिए फिर से मैच करिए. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, इनके चेयरपर्सन से मैच करिए. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर 1 में. जो कथा में पूरा बैठते नहीं है, सुनते नहीं है, हुंकारे नहीं लगाते, उनको प्रसाद भी नहीं मिलता है, PDF भी नहीं मिलेगा जब तक बैठोगे नहीं. कोई भगदड़ नहीं करेंगे, आराम से बाहर. हाँ, ये कोई सत्संग नहीं हो रहा है, ये तो पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ कोई भगदड़ वैसी नहीं होनी है. और ऑनलाइन है तो बढ़िया है, ऑफलाइन जैसी कोई भगदड़ नहीं. जल्दी जाओ, मैं पहली बेंच में बैठूंगी,
8 बजे की क्लास में 6 बजे से हम पहुंच जाते थे। ऑफलाइन के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, ऑनलाइन के भी ये फायदे हैं कि आपको 1 घंटे पहले नहीं जाना है ना। यस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, बिकॉज इफ यू विल मैच इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपका राधाकृष्णन कमीशन था, 1948 में आया था। सेकेंडरी एजुकेशन हमने मुदलियार कमेटी पढ़ा था, कहाँ पे दिया हुआ है, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। एजुकेशन कमीशन जो मेन कोठारी कमीशन है, DS कोठारी। नेशनल नॉलेज कमीशन आपका सैम पिट्रोडा जी, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग एम्स एट प्रमोटिंग सोशली रेलिवेंट रिसर्च इन साइंस। Scheme for promotion of academic and research collaboration aims at teacher training and faculty development। 2 स्कीम दिए हैं, एक स्कीम का नाम है स्पार्क और एक का नाम है NMT। ये नई स्कीम है, मतलब नई तो नहीं है। इस स्कीम को अभी फिर से आपको बजट बूस्ट किया गया है, मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था 18 से पहले, याद है। आई टॉट यू दिस इन द करंट अफेयर। 18 से पहले पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। वेरी नाइस, यू ऑल आर गिविंग करेक्ट। क्योंकि दोनों गलत हैं, उल्टा पुल्टा अक्षय कुमार बना दिया है, यहाँ पे स्वैप कर दिया है। ये जो है पंडित मदन मोहन मालवीय एक फैकल्टी डेवलपमेंट स्कीम है, और स्पार्क प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च आपका रिसर्च को प्रमोट करती है सोशली रेलेवेंट एरियाज में। सो द आंसर इज बी। यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ रैम रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। 30वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, हाफ वे मार्क ऑफ 60। रैम की मिनिमम कैपेसिटी क्या है अच्छे इंटरनेट के लिए? 16 MB, 32, 128 या 512 MB। Now let's again start with another increase जोश, है ना। तो हम 50 तो करके ही रहेंगे आने वाले आधे घंटे में। Excuse me. Yes, very nice. The answer for this question is B, that is 32 MB। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, है ना। सो रैम अगर हम बात करें कि रीड एंड रिकॉर्ड रफली द सेम कोर्स ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचुरल लोकेशन, 32 MB मिनिमम है आपके इंटरनेट एक्सेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। नाउ अ बिट इजी क्वेश्चन लाइक अ फ्लो, ठीक है, वन शॉट। गूगल क्रोम, नेटस्केप, सफारी, विकिपीडिया इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, सफारी, विकिपीडिया। यस, एवरीवन। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज। क्या कर रहे हो तुम लोग? गलत आंसर क्यों दे रहे हो इस क्वेश्चन का बेटा? विकिपीडिया इज अ सर्च इंजन, इज इट अ ब्राउजर? हाँ, विकिपीडिया इज नॉट अ वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो हमको इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है। हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। विकिपीडिया इज लाइक अ, हाँ, विकिपीडिया एक प्रकार का हम सर्च करते हैं उसमें। इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्च ऑल्सो इंजन, सर्च इंजन भी नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी। विकिपीडिया इज लाइक अ वेबसाइट ओनली, राइट, जो आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। सर्च इंजन डिफरेंट होता है, ब्राउजर अलग होता है। .NET डोमेन इज यूज फॉर व्हाट? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। .NET हम कहाँ यूज करते हैं? सफारी आपका एप्पल में यूज होता है, वो भी एक वेब ब्राउजर है। अगर आपने एप्पल का मैकबुक फोन यूज कर रहे हो, आईफोन, तो उसमें सफारी होता है। जैसे आपका गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वैसे एप्पल का प्रोडक्ट है सफारी। हाँ, वेरी नाइस। विकी एक वेबसाइट है, इट्स नॉट अ सर्च इंजन, इट्स नॉट अ ब्राउजर। ये एक वेबसाइट है, वेब पेजेस ये होस्ट करता है। जो भी आपको डेटा किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए, आप विकी से ढूंढ सकते हो। यस, तो आपका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम .NET यूज़ करते हैं।
.edu हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं. .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल .int और .gov गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. .military MIL मिलिट्री के लिए. ICMP क्या करता है? What does ICMP protocol do? Dynamically bind a high level IP to low level for transferring files. A protocol used to monitor computer. A protocol that handle error and control message. ICMP protocol क्या करता है? थर्ड क्वेश्चन. यस, वेरी नाइस. ये सारे हम प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं. प्रोटोकॉल वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था. फाइल एक मशीन से दूसरी मशीन बेटा FTP यूज होता है. ठीक है. ये आपका हो सकता है ARP या RARP, राइट. मॉनिटर कंप्यूटर दूसरा हो सकता है एरर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. So the answer for this question is D, right? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल आपका एरर और कंट्रोल मैसेजेस को हैंडल करता है. क्लियर? यस, द आंसर इज डी, इट्स नॉट बी. प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट. कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल फैसिलिटी देता है? फाइल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर, SMTP, टेलनेट या SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. यस एवरीवन. क्या हुआ जोश को? मैराथन वाले हाँ कहाँ चले गए? 34th 50 क्वेश्चन के बिना तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट. दैट्स माय कमिटमेंट टू यू. सो यू हैव टू सिट. जाओ चाय वाय पानी वानी पीकर आ जाओ. वेरी नाइस. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसके साथ POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, राइट. सो वी यूज एंड ऑल्सो IMAP भी हम अलग जगह यूज करते हैं, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव एंड हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया के लिए क्या यूज करते हैं? WAP, HTTP, FTP, TCP, नन ऑफ दीज. वितरित सहयोगपूर्ण हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए व्हाट यू यूज? यस, वेरी नाइस एवरीवन. गलत होने पे बुरा लगता है, कोई बात नहीं, चलता है. दिल टूटता है, बुरा लगता है, पर फिर आगे बढ़ते हैं. ये सोचो कि सीख रहे हो, है ना. हमारा उद्देश्य यहाँ नहीं कि हम सारे सही करेंगे, हम सब सीख कर जाएंगे. हम बहुत सारी चीज़ें क्लासेस में सीखते हैं. यस, चलो, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HTTP. वेरी नाइस. बी इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया, व्हाट इज दिस? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर प्रोटोकॉल है. ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ. ये इससे रिक्वेस्ट करता है, ये इसको डेटा देता है. और इसमें हाइपर मीडिया होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोलैबोरेटिव है, राइट. वेरी नाइस. द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वायर्स अ रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस. तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं FTP के लिए? अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर करना है तो कौन सा रिलायबल प्रोटोकॉल है जो मैं यूज करूंगी? TCP, UDP, टेलनेट, ईथरनेट, ऑल ऑफ द अबव. इफ यू हैव अटेंडेड माई प्रोटोकॉल क्लास, प्लीज जाके देखिए. पिछले हफ्ते मैंने प्रोटोकॉल की थ्योरी क्लास ली है. उसमें मैंने आपको सब समझाया है, क्या रिलायबल है, क्या रिलायबल नहीं है. आई हैव टॉट यू एवरीथिंग. क्विकली 36th क्वेश्चन. यस गाइज, जल्दी आंसर दो फटाक से. क्या UDP मैंने बोला था रिलायबल है? नहीं. मैंने आपको डिफरेंस बताया था TCP और UDP के बीच में. मैंने आपको बोला था यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल अनरिलायबल है क्योंकि पाथ सेटिंग नहीं होती. रिलायबल हमारा TCP भैया है. TCP इज अ वेरी रिलायबल प्रोटोकॉल.
अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल ऑफ ईमेल डज नॉट अलाउ द यूजर टू डाउनलोड द मेल टू द कंप्यूटर? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल आपका ये जो सर्वर है, सर्वर से आपके सिस्टम पे ईमेल को डाउनलोड नहीं होने देता, इसकी कॉपी यहीं पे ही रहती है? IMAP, POP, SMTP या मेल एक्सेस प्रोटोकॉल? यस, वेरी नाइस. क्विकली क्विकली क्विकली. डज नॉट अलाउ मतलब आप अपने लोकल डिवाइस पे अपने ईमेल को सर्वर से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, वहीं पे रहेगा वो. मैंने पढ़ाया है ये, बताओ पढ़ाया है प्रोटोकॉल की क्लास में? बिल्कुल पढ़ाया है बेटा. मैंने आपसे बोला था पॉप अलाउ करता है, SMTP अलाउ नहीं करता, राइट? सो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या करते हो, यू कैन डाउनलोड, राइट? आप अपने डिवाइस पे ईमेल को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप ऑफलाइन भी देख सकते हो. लेकिन SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर करता है, डाउनलोड के लिए काम नहीं आता. सो द आंसर इज SMTP, राइट? पॉप नहीं है. प्रोटोकॉल का मतलब क्या है बताओ, वो क्लास का फर्स्ट स्लाइड. आई टोल्ड यू, अगर आपको लव लेटर भेजना है तो चिट्ठी पहले कबूतर भेजता था, फिर आप डाकिया डाक लाया, है ना, डाकिया डाक लाया, वो भी कुछ रूल, वो भी कुछ फॉलो करता था. तो प्रोटोकॉल क्या है? लिंकेज टू डिवाइस टू कंप्यूटर, इंटरचेंज ऑफ डेटा या इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस. बड़ा सिमिलर सा है. हाँ, so you can say it is C. A protocol is a set of rules that governs the communication between two computers on a network, right? So linkage between two devices, और precisely हम बोलेंगे ये rules होते हैं जो govern करते हैं आपके data exchange को. Yes, very nice. आगे बढ़ते हैं. HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लिंक. आवेदन परत, परिवहन परत, नेटवर्क परत, लिंक परत, इनमें से कोई नहीं. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और ये लेयर्स मैंने आपको बताई थी. प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर. प्लीज डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी. सब मार खाओगे. खानी है मार? किसको खानी है? बचपन में जब मुझे याद नहीं होता था तो फिर मेरी मम्मी मेरे कान पकड़ती थी. आपके कान पकड़ूं मैं? सब गलत दे रहे हो क्योंकि, हाँ, इसका आंसर है A, सॉरी इसका आंसर है B, क्योंकि HTTP इज अ लेयर. यस, इट्स नॉट नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर का तो IP होता है, ARP भी कह सकते हो. नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल नहीं होता. HTTP is a transport and application layer protocol, you can say, right? So physical data link network, ये आपकी layers है. Physical layer, data link, network layer 3 है. ये आपकी transport layer है. ये आपकी session layer है. ये आपकी presentation layer है, right? And ये आपकी application layer है. These are the 7 layers of the OSI model. Clear? हाँ, तो HTTP is a stateless protocol, ठीक है, information between client and a server. आगे बढ़ते हैं. Which protocol layer uses the protocol as www, HTTP, FTP, SMTP, email? कौन सा प्रोटोकॉल ये सारी चीजें, कौन सा लेयर ये सारी प्रोटोकॉल्स यूज करता है? FTP, SMTP, www. एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या डेटा लिंक? हम भूल रहे हैं? आप लोग ऑनलाइन हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं भूल रही हूँ. मैं अपने उद्देश्य की तरफ हूँ. 40 क्वेश्चन हो गए हैं, मेरा उद्देश्य है 60 क्वेश्चन. तो आप लोग ऑनलाइन हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप लोग सिर्फ आंसर करिए, राइट? तो अभी तो हमने देखा कि आपने HTTP के बेसिस पे बोल दिया होगा, बट अगेन सी, यस, उस टाइम पे भी मुझे लगा था, बिकॉज ये जो आप जब FTP, SMTP, www यूज करते हो, दीज आर द एप्लीकेशंस दैट वी यूज, राइट? सो अगर हम HTTP को भी देखें या HTTPS को भी देखें, इट इज अ प्रोटोकॉल ऑफ एन एप्लीकेशन लेयर, राइट? सो यहाँ पे
आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं तो यस, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल आपका टीसीपी और यूडीपी प्रेडोमिनेंटली होता है। टीसीपी एंड यूडीपी, एक स्टेटलेस होता है, एक आपका स्टेटफुल होता है। एप्लीकेशन मतलब हम कैसे अपने डेटा को एक जगह से किसी एप्लीकेशन के थ्रू भेज रहे हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड्स फाइल, राइट। हाँ, तो पहला वाला गलत है, ये वाला सही है। पहला वाला गलत है, राइट, बिकॉज मुझे लगा शायद उन्होंने कंबाइंड फॉर्म में, बिकॉज सी वन इज ओएसआई, अनदर इज टीसीपी। ओएसआई में सातों लेयर होती है, टीसीपी में हम शुरुआत की लेयर्स को कंबाइन कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली आई थॉट दे हैव टेकन इट टू बी ट्रांसपोर्ट लेयर, लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के हैं, ठीक है, इट्स नॉट ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, मैंडले, ड्रूपल। एप्लीकेशन लेयर सही है, उसका भी एप्लीकेशन होगा, ए होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर के आप प्रोटोकॉल देखना, प्रोटोकॉल वाले सेशन में जो मैंने आपको करवाया था, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी और यूडीपी, है ना, मतलब एंड टू एंड होते हैं ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक में ऐसा पाथ सेटिंग होती है, एक में पाथ सेटिंग नहीं होती, तभी हम रिलायबल और अनरिलायबल बोलते हैं। चलिए, वेरी नाइस। इसका आंसर ओपेरा सुना है, माइक्रोसॉफ्ट एज सुना है ना, लेकिन अगर हम बात करें नॉट अ वेब ब्राउजर, तो मैंडले एंड ड्रूपल, बी एंड डी आर नॉट वेब ब्राउजर। एज और ओपेरा आपका वेब ब्राउजर है। यस, दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट वी यूज। ड्रूपल इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये आपका फ्री रेफरेंस मैनेजर है जो कि आप यूज करते हो। मैंडले एंड ड्रूपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। क्लियर? सोनल, विकास कुमार जी, बड़े दिनों बाद आप आए हैं। देवालिना, प्रिंसेस पायल, आपने अपने नाम के आगे खुद ही प्रिंसेस लगा लिया कि ऐसे मम्मी पापा ने लगा के भेजा था? प्रिंसेस पायल, राजकुमारी पायल। तो अब पायल क्लास में आएंगी तो हम क्या बोलेंगे? सावधान, खबरदार, होशियार, राजकुमारी पायल पधार रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पायल बुरा मत मानना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल फॉर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? एनडीएल के लिए क्या एप्लीकेबल है? इट इज डेवलप्ड बाय IISc Bangalore. It is launched by Ministry of Information and Technology. It is developed by IIT Kharagpur. It has been integrated with Umang app. It is a kind of virtual university. अरे भाई कितने ऑप्शन दोगे? It is launched in 2018. Yes, everyone. What will be the answer for the 42nd question? National Digital Library of India, NDL, a collection of metadata about 72 lakhs book. हिंदी, हाँ हिंदी दिखाती हूँ, ये हिंदी है, आराम से हिंदी भी इसकी पढ़ लीजिएगा। Okay, so everyone is saying C लग रहा है आपको? चलिए, तो आंसर, हाँ, क्योंकि हमने ईयर इसका देखा है, ईयर गलत है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नहीं, ईयर सही है, 2018 दिया हुआ है। CDE, दैट इज IIT खड़गपुर, इट इज इंटीग्रेटेड विथ उमंग ऐप। ये कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स अ मेटा डेटा। 72 lakhs बुक्स के बारे में डेटा है, सो ये तो ई नहीं होगा, राइट। इट इज लॉन्च बाय IISc बेंगलुरु एंड लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, ये MHRD ने लॉन्च किया है, MOE ने, राइट। सो द आंसर इज सी ओनली। वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गिव द आंसर। सो आप देख सकते हैं, ये HRD मिनिस्ट्री का है, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अंडर NMEICT। ये बहुत फेमस प्रोग्राम है, 2008 में 9 में जो आया था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन यूजिंग ICT, राइट। दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं।
43rd क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस करेंगे, 60 नहीं तो थोड़ा सा और रुक जाइए, few minutes more and then I'll leave you. In computer networking, HTTP is referred to as stateless protocol as servers do not maintain any information about past client request. HTTP एक्रोनिम, मतलब सिंपल इतना सारा कहानी बताया है लेकिन पूछा सिर्फ HTTP का फुल फॉर्म है। इससे हमको एक और चीज़ पता चल रही है कि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में पुरानी रिक्वेस्ट का कोई डेटा ट्रैक नहीं होता। आपने पहले क्या पूछा था उनको नहीं, उससे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बी इसका सही आंसर है, इसमें गलत दिया है। हाँ, मतलब यहाँ सही दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन ये गलत दे दिया है, बी है। ठीक है, चलिए, सॉरी। ICMP प्रोटोकॉल विल रिपोर्ट व्हाट? हाँ, आप सबने सही दिया है। ICMP प्रोटोकॉल क्या करता है? एरर रिपोर्ट करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिमोट होस्ट, कंजेशन या ऑल ऑफ दीज। 60 क्वेश्चन प्लीज। हाँ ठीक है, आप लोग रहिए मेरे साथ 60 तक। एक बार सेशन को लाइक कर दो एंड टेल मी, आर यू एंजॉइंग, आर यू लाइकिंग दिस किक स्टार्ट? हमने गियर चेंज करा है, अभी 3rd गियर 4th गियर में हम आए हैं। अभी मैंने आपको बताया है ना, ICMP इट इज़ यूज फॉर व्हाट? इट्स फॉर एरर मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। सो ये आपका सब करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट, कंजेशन, रिमोट होस्ट है कि नहीं, अप है कि डाउन है, एरर्स इन कम्युनिकेशन, इट इज़ फॉर एवरीथिंग। सो द आंसर इज डी। From the communication perspective, which of the following variable distinguish one culture from another? कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में, दृष्टिकोण में, क्या चीज़ एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग करती है? लर्निंग स्किल, टाइम सेंस, लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेवल ऑफ ऑनेस्टी। गाइस 45th क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, यस। क्या लगता है? ऑनेस्टी, कृतज्ञता, समय बोध, उनका कौशल सीखना। मुझे लग रहा है कल्चर में ऑनेस्टी आता है। हाँ, यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या? बी एंड सी, ग्रैटिट्यूड एंड टाइम सेंस। लर्निंग स्किल और लेवल ऑफ ऑनेस्टी इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग अ कल्चर, राइट? कौन सा कल्चर कितना ईमानदार है, ऐसा नहीं होता। We talk about the variables in terms of the time sense and level of gratitude. Small group communication fulfills the relationship needs. However, small group communication does not serve task related needs. मतलब अगर एक छोटे समूह में संचार हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, तो रिलेशनशिप नीड्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो टास्क रिलेटेड नहीं होता। क्या लगता है आपको? यस, स्टेटमेंट 1, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, 1 is true, 2nd is false, या 1 is false and 2nd is true? हाँ, स्मॉल ग्रुप डज नॉट सर्व टास्क रिलेटेड। ये क्या हुआ? बिग बॉस में ग्रुप बनाते ना, ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, आप ये टास्क करिए। रोडीज में ग्रुप बना देते थे। तो आपको नहीं लगता ये वाला स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल गलत है। ये सी इसका सही आंसर है, क्योंकि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन डज नॉट सर्व, नो इट डज सर्व, तभी तो बिग बॉस में ग्रुप बना देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मीडिया एज रिलेटेड टू देयर ऑडियंस? कौन सा फंक्शन है मीडिया का ऑडियंस से रिलेटेड? Creation of passive longing for media product, omnivorous devouring of media content, compensation through identification, vicarious wish fulfillment, sources of suggestion for बाप रे, इतनी सारी इंग्लिश देख के घबराना मत, ठीक है। आपसे बोला है कि मीडिया का ऑडियंस के साथ क्या है, मतलब एक मास मीडिया का क्वेश्चन है जो अभी 18 जून को भी पूछा था, है ना। बिग बॉस इस बार बोरिंग है बेटा, हर बार बोरिंग होता है। बिग बॉस जो देख रहा है मतलब उसके पास बहुत समय है जीवन में, ठीक है। तो क्या है, मतलब पैसिव लॉन्गिंग मीडिया प्रोडक्ट्स के लिए, मीडिया कंटेंट का बस खपत खाते जाओ, जो भी वो लोग परोस रहे हैं,
है ना, विश फुलफिलमेंट होता है, कंपनसेशन होता है थ्रू आइडेंटिफिकेशन या सोर्सेस ऑफ सजेशन फॉर अप्रोप्रिएट रोल. ओके, CDE. yes, the answer for this question is C, जो कि आपने मोस्टली लोगों ने सही बोला. ABE, राइट. आप लोग B बोल रहे थे, BCD है, बट अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ मीडिया तो पैसिव लॉन्गिंग फॉर मीडिया प्रोडक्ट्स, मीडिया कंटेंट का डिवोरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट. एक मिनट, लेट मी चेक इट अगेन. Compensation through identification, wish. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है this is wrong because passive longing and omnivorous devouring, this is a very negative word. Omnivorous devouring मतलब क्या होता है कि मीडिया चैनल्स जो भी ऑडियंस को देंगे वो उसको कंज्यूम करे जा रहे हैं विदाउट एनी थॉट. तो ये तो नहीं होना चाहिए. इसका आंसर CDE ही होना चाहिए, राइट. इसका आंसर CDE ही होना चाहिए. पैसिव लॉन्गिंग क्या होता है? पैसिव लॉन्गिंग एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को पता ही नहीं है और वो पैसिवली किसी मीडिया कंटेंट का बोलते हैं ना एडिक्शन टाइप, उसका वेट करे. इट शुड बी एन एक्टिव लॉन्गिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो ये दोनों गलत होंगे, राइट. डी होगा, हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर. If the statement no birds are mammals is given as true, which could be immediately inferred from it. अगर आपको ये square of opposition में दिया है no birds are true, no birds are mammals is true, तो आप बताइए कौन सा आप इससे derive कर सकते हो. हाँ, डी होगा लास्ट क्वेश्चन का. yes guys, you are very intelligent, you guys are amazing. सही आंसर देते हो, पता ही नहीं चला. देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन पे आ गए हो. अपने आप को शाबाशी दे दो, ऐसे पैट ऑन योर बैक. यस, वेरी नाइस. तो आप इसमें सिंपल स्क्वायर बनाइए. नो बर्ड्स आर मैमल्स, दिस इज AEOI. ये नो SRP, ये E टाइप का स्टेटमेंट है. ये आपको ट्रू दिया है तो आप ये बता सकते हो ये फॉल्स होगा. यू गो डाउन विथ ट्रू तो ये भी ट्रू होगा. बोथ कैन नॉट बी ट्रू तो ये फॉल्स हो जाएगा. अब आप देख लो क्या क्या आंसर आ रहा है ना. मैंने समझा दिया है. आंसर इसका बी है. बिल्कुल बी है, राइट. A, B and D. XYZ Home Finance offers best financial product in the country because like a family member and a good friend, XYZ Home Finance fulfills your need to have your own sweet home. Which of the following fallacies is committed? मतलब ये जो फाइनेंस कंपनी है बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट देती है आपको कंट्री में, क्योंकि फैमिली मेंबर और गुड फ्रेंड की तरह है. वो चाहती है कि आपका अपना खुद का एक घर हो. तो ये कैसी फैल्सी है? एड पॉपुलम, होमिनम, हेसी जनरलाइजेशन या रेड हेरिंग. यस, 49th क्वेश्चन. अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए सारे खिलाड़ी. यस, वेरी नाइस. ये आपका फैल्सी है ए. इट्स नॉट होमिनम, इट्स एड पॉपुलम. मतलब हमने बोला भेड़ चाल की तरह कि ये कंपनी ऐसी है तो जैसे आपके परिवार वाले हैं वैसे ये भी है, जो सब करते हैं ये भी कर रही है. इन सारे ऑप्शन में होमिनम क्या होता है? पर्सनल अटैक. होमिनम पर्सनल अटैक. इसमें कोई पर्सनल अटैक नहीं हो रहा है ना. जर्नलाइजेशन मतलब जर्नलाइज करना. रेड हेरिंग मतलब कहीं का कहीं पहुंच जाना. सो इसका आंसर है एड पॉपुलम. 50वां क्वेश्चन. सम एस इज पी इज कॉन्ट्ररी टू सम एस इज नॉट पी. सम एस इज नॉट पी इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू ऑल एस इज पी. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. बहुत आसान क्वेश्चन है. स्क्वायर बनाइए. AEOI. अब सम एस इज पी कहाँ आएगा? क्या ये कॉन्ट्ररी है? सम एस इज नॉट पी. सम एस इज नॉट पी क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है? ऑल एस इज पी.
यस, वेरी नाइस। द आंसर इज डी, बिकॉज पहला गलत है। सम एस इज पी आपका ये है ना, सम एस इज पी एंड सम एस इज नॉट पी। ये आपका होता है सब कॉन्ट्ररी, है ना, तो ये कॉन्ट्ररी नहीं है। सम एस इज नॉट पी एंड ऑल एस इज पी ए, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो ये आपका सही है। क्लियर? Yes, very nice. 51st question. Which of the following are not an essential characteristic of हेतु? ये आपका, अब हम इंडियन लॉजिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 51 पे। हेतु का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पक्ष धर्मता, सपक्षत्व, विपक्षत्व, अनुपलब्धि। आई हैव टॉट यू द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु। हेतु यानी कि मिडिल टर्म। अगर इसमें से एक भी नहीं होता है तो हेतु भास हो जाता है, राइट? द फैल्सी इज कमिटेड इन इंडियन लॉजिक। यस, वेरी नाइस। 51st क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यस, आर यू गाइस लाइकिंग द क्वेश्चंस? एंड ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट एज वेल, जस्ट इन केस एग्जाम में आए। यू ऑल नो दिस आंसर। यस, द आंसर इज अनुपलब्धि। पक्ष धर्मता, सपक्षत्व, विपक्षत्व सब होने चाहिए, आपके मिडिल टर्म के फीचर्स हैं। सपक्षत्व, विपक्षत्व, अबधित, है ना, एंड अविरुद्ध, अबधित एंड अविरुद्ध। चलिए, प्रमता, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाण मैच करना है। जब हम प्रमाण पढ़ते हैं, प्रमाण मतलब वैलिड लीगल नॉलेज, तो प्रमाण के प्रोसेस में एक होता है प्रमता, है ना, प्रमता, प्रमेय, प्रमेय, प्रमिति या प्रम एंड प्रमाण। क्या होता है? द पर्सन हु नोज। यस एवरीवन, क्विकली जल्दी से मैच करके बताओ। 52nd क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन। Six, 7 more to complete our target. It's almost like a marathon. We have exceeded like 1 hour 40 minutes का टाइम। हाँ, हेलो तन्मय भाई। तान्या, तन्मय सुन लिया, तन्मय ने आंसर दे दो अब। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, है ना, बिकॉज अगर हम बात करें कि प्रमाता क्या है, प्रमाता वो है जिसको पता है, द सब्जेक्ट। आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो, वैलिड लीगल नॉलेज लेने आए हो, तो आप प्रमाता हो, है ना। जो प्रमेय होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आप क्यों पढ़ने आए हो? आपको क्योंकि नेट क्वालिफाई करना है या प्रोफेसर बनना है। प्रमाण होता है आप कैसे पढ़ रहे हो, वैलिड नॉलेज। प्रमाण इज द वैलिड नॉलेज, राइट? सो दैट इज द कॉग्निशन। सो यस, द आंसर इज ए। In Indian logic, the invariable association of middle term with the major term, middle term और major term का association को हम क्या बोलते हैं? Middle term is हेतु, hint दे रही हूँ, major term is साध्य, है ना। मैंने आपको इंडियन लॉजिक में पढ़ाया है। जल्दी बताओ, middle and major। 53rd question, 7 questions to go. And we'll be completing 60 questions in one session. Yes, very nice. इसको हम बोलते हैं व्याप्ति। तो हेतु साध्य के बीच के संबंध को हम व्याप्ति बोलते हैं। हेतु मतलब रीजन और साध्य मतलब आपका मेजर टर्म। सो ये मेजर है और ये मिडिल टर्म है, राइट? मिडिल टर्म। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। उपमान, अनुमान, समान दृश्यता, शेषवत। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। दीज आर मॉक टेस्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आई हूँ इंडियन लॉजिक में, बिकॉज इंडियन लॉजिक यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम एज वेल, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो उपमान, अनुमान, समान दृश्यता, शेषवत। एनालॉजी, अनपरसीव्ड कॉज, गेनिंग राइट नॉलेज फ्रॉम कंक्लूजन, बेस्ड ऑन कॉजेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी एंड को एग्जिस्टेंस। मजा आ गया? यस, वेरी नाइस। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। आप लोग सी बोल रहे हो, अब बी आंसर आना शुरू हुआ। तो बी क्यों है? अगर हम उपमान की बात करें, उपमान मतलब उपमा, है ना, चांद सी महबूबा होगी कब, ऐसा मैंने सोचा था। उपमान इज एक्चुअली बाय एनालॉजी। अनुमान मतलब प्रीवियस नॉलेज,
प्रीवियस नॉलेज से कोई नया नॉलेज निकालने को हम अनुमान बोलते हैं, राइट। वी हैव दिस फ्रॉम लॉजिकल कंक्लूजन। सामान्य दृष्टता क्या होता है? इट्स नॉट कॉज एंड इफेक्ट, इट्स लाइक सिंक्रोनिसिटी, तो आपका ये होता है यूनिफॉर्मिटी। शेषवत क्या होता है? पर अनपर्सीव कॉज फ्रॉम परसीव इफेक्ट। शेषवत हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि बाहर हमने जमीन गीली देखी, हमको लगा बारिश हुई होगी, तो जमीन गीली क्या है? वो आपका इफेक्ट है ना। तो हमारा परसीव इफेक्ट है और कॉज अनपर्सीव्ड है जो कि बारिश है। वेरी नाइस। 55th क्वेश्चन, व्हाट इज डू यू मीन बाय स्वार्थ अनुमान? स्वार्थ अनुमान का मतलब क्या होता है इंडियन लॉजिक में, बताइए। What do you mean by स्वार्थ अनुमान? वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्वार्थ अनुमान होता है अपने खुद के लिए, है ना। परार्थ मतलब किसी और के लिए। तो अगर मैं खुद के लिए कोई अनुमान लगा रही हूं तो दैट इज स्वार्थ। परार्थ मतलब किसी और को समझाने के लिए। The variable that impacts the relationship between an independent variable and a dependent variable. रिसर्च में, है ना, हम जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम किस वेरिएबल से वो करते हैं, राइट। मान लीजिए प्लांट है और एक वेरिएबल है सनलाइट, राइट। तो प्लांट ग्रोथ और सनलाइट के बीच का रिलेशनशिप या प्लांट का जो ग्रोथ है हम अगर मॉनिटर कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर्स के बीच में, तो there is variable that will be a link between a dependent and independent, antecedent, precedent, predictor या control variable. Very nice. The answer for this question is D, control variable. ये आपका previous year question है, नवंबर 2013 में आया था, and the answer is control variable. Yes. 57th question, which one of the following is a non probability sampling method? non probability ये इस बार भी आया था, अभी एक दो साल पहले फिर से आया था। सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर या कोटा सैम्पलिंग, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी है, राइट। इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। टेकिंग आंसर्स फॉर द 57 क्वेश्चन। देखो, एक तो प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी होगा मतलब इट इज लाइक वी आर नॉट हैविंग अ फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी इज लेस ऑफ टेकिंग द सैंपल फ्रॉम ऑल द थिंग्स। तो ये आपका जब होता है फिक्स होता है, हम कोटा सैम्पलिंग करते हैं, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। 58 क्वेश्चन, विच आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कॉज क्या है? फॉसिल फ्यूल जलाना, ऑटोमोबाइल्स, सोलार फ्लेयर्स या बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना। क्लाइमेट चेंज के कॉजेस क्या हैं? एवरीवन। यस, एवरीवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्राइमरी कॉजेज हमसे पूछा है, सो द आंसर इज बी ओनली, एज यू आर सेइंग। ए, बी एंड डी। ये सोलार फ्लेयर्स इज लाइक एन एक्सटर्नल कॉज, है ना, ये भी कॉज है, लेकिन मुख्यतः हम पेड़ काट रहे हैं, ऑटोमोबाइल और फॉसिल फ्यूल, ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक हैं, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सोलार फ्लेयर हो गया या इसेंट्रिसिटी हो गया। अभी हाल ही में हमारा एक इवेंट हुआ था कल परसों, जिसको हम बोलते हैं एपीहीलियन, राइट। एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन, ये आपने सुना है क्या होता है? एपीहीलियन वो होता है जब सन और अर्थ बहुत दूर होते हैं, और पेरीहीलियन होता है जब एकदम पास होते हैं। सो दिस इज अराउंड 147 एंड दिस इज अराउंड 152, राइट। इनफैक्ट इसमें उल्टा होता है, जब अर्थ सन के बहुत पास आती है तो वो विंटर्स में होता है, जनवरी में पेरीहीलियन। एपीहीलियन जब अर्थ सन से दूर जाती है तो ये भी समर्स में होता है। यह हाल ही में हुआ था, आपने देखा होगा। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी, राइट। अभी एक और न्यूज़ आई थी कि जो अर्थ की कोर है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि अर्थ की कोर भी सिकुड़ रही है, राइट। सो आई विल टेक दीज थिंग्स अगर करंट अफेयर में हमने लिया,
चलिए 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और बचे हैं 59 एंड 60। स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कौन से एसडीजी को फुलफिल करेंगे? स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस प्रकार के क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आज एक न्यूज़ आई थी कि पीएम आवास योजना के पैसे किसी महिला को मिले और 11 महिलाएं वो अपने घर से दे इलोप्ड विद देयर लवर्स, क्योंकि उनको पैसे मिल गए और फिर वो चली गई। ऐसा सुना मैंने, आई एम नॉट श्योर वाज इट अ जोक और इज इट एन एक्चुअल न्यूज़, बट प्रधानमंत्री आवास योजना, yes, the answer for this question, it's not related to energy, right? It is not related to energy जो आप 7 बोल रहे हो, it is 11, it is related to cities. So अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, ये सब आपका सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज से है, तो ये डी होगा, राइट? यस, वेरी नाइस, इट्स नॉट एनर्जी, 7 नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है ना। सो कोरल ब्लीचिंग refers to coral turning to completely white in color. Coral will expel the zooxanthellae under certain circumstances which will give different colors to the corals. चलिए बताइए, न्यूज़ में आज की था ना न्यूज़ में, हाँ मतलब मैंने पढ़ा न्यूज़ में, बट स्टिल एट टाइम्स व्हेन वी से यू नो आजकल क्या मीम है, क्या वो है, बताइए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? 60वां क्वेश्चन, वी आर अबाउट टू फिनिश। जैसा वादा किया 60 क्वेश्चंस करे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा बिकॉज क्वेश्चंस भी अच्छे स्तर के थे। गुड कॉन्सेप्ट्स वी कवर्ड, इट्स नॉट जस्ट वी आर कवरिंग सम स्मॉल डिटेल्स, राइट? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। हिंदी में देख लो वैसे तो, लेकिन चलिए आंसर दोनों का सही है, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? जब कोरल सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, और कोरल जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। एक होते हैं कोरल पॉलिप्स, राइट, ये आपके एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, और अगर ये एल्गे मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, कोरल पॉलिप्स सफ़ेद हो जाते हैं, राइट, और वैसे ये एल्गे ही इनको डिफरेंट कलर देते हैं, right? So this is a symbiotic relationship, and this coral bleaching, the coral polyps provide them home, algae इनको खाना देते हैं, so that's why अगर ये algae मर जाते हैं तो पूरी coral reef जो है वो white color की हो जाती है, ठीक है। So I hope guys you enjoyed the class as demanded, as requested। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे YouTube पे, हमने सोचा फिर से किक स्टार्ट कर देते हैं। नाउ वी आर लाइक आई एम ट्राइंग टू पुश यू मोर, तभी मैंने ये ज़्यादा क्वेश्चंस लिए, 60 क्वेश्चंस करवाए एक बार में, 10, 15, 20, 30 नहीं, है ना, अच्छे खासे 60 क्वेश्चन मिक्स ऑफ पेपर 1 किया। आई होप दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। वापस से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, है ना, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। अभी तक मैंने थ्योरी दिया है, लास्ट क्लासेस मेरी ऐसा नहीं मैं क्लास नहीं ले रही थी, ज़बरदस्ती आप लोग मुझको बदनाम कर रहे हो कि मैम यूट्यूब से गायब हैं। कहाँ गायब हैं? अभी पिछले हफ्ते तो ली क्लास, गुरुवार को ली, मंगलवार को ली, कोनोटेशन डिनोटेशन पढ़ाया हमने, प्रोटोकॉल पढ़ाए, थ्योरी क्लास, है ना, फिर अभी हमने ये पढ़ाया, खुद गायब हो और मुझसे बोल रहे हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विल मीट सून अगेन ऑन थर्सडे विथ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हायर एजुकेशन। दे विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो डू जॉइन देम एज वेल। अभी हम 4 बजे मिलते हैं आपके प्लस कोर्स में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।